नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में धान पर मचे घमासान और बीजेपी के पोल खोल प्लान की। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश में लगातार धान खरीदी में अव्यवस्था के आरोप लगाकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। बीजेपी ने जहां आज से पोल खोल अभियान का आगाज किया, जिसमें बीजेपी सोशल मीडिया पर अगले 15 दिन तक कैंपेन चलाकर रोजाना किसी एक मुद्दे पर बघेल सरकार को घेरेगी, तो वहीं धान खरीदी को लेकर भी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने के लिए 2 बड़े प्रदर्शनों का ऐलान कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में सक्रिय होते विपक्ष को लेकर सरकार का कहना है कि बीजेपी की ये सब तैयारियां सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को जगाने भर के लिए हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार धान पर घमासान जारी है। धान खरीदी में अव्यवस्थाओं के आरोप लगाकर अब बीजेपी बघेल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। इस महीने की 13 तारीख को बीजेपी कार्यकर्ता सभी विधानसभा क्षेत्रों और 22 जनवरी को जिला मुख्यालय स्तर पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। बीजेपी का आरोप है कि सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। बारदाने की कमी बताकर खरीदी बंद करने की कोशिश सरकार कर रही है। आने वाले 13 जनवरी को हर विधानसभा मुख्यालय में और 22 जनवरी को हर जिला मुख्यालय में जंगी प्रदर्शन होगा। उसमें हमारे प्रदेश के किसान भी होंगे, हमारे कार्यकर्ता भी होंगे। सरकार धान खरीदने के मूड में नहीं है और इसलिए तरह तरह का बहानेबाजी कर रही है और सारा दोष केंद्र के ऊपर मर रही है। पूरे प्रदेश में शराबबंदी नहीं हुई, किसान का कर्ज माफ पूरा नहीं हुआ, किसान को 2500 रुपए धान की कीमत नहीं मिल रही है, किसान का रकबा काटा जा रहा है, किसान का धान बारदाने की कमी के नाम से खरीदा नहीं जा रहा है, महिला स्व सहायता समूह का ऋण माफ नहीं हुआ, चिट फंड कंपनी का पैसा वापस नहीं हुआ, युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। सबकी बद्दुआ इस सरकार को लगेगी। ये ने नारा दिया था, वक्त है बदलाव का, अब वक्त है पछतावे का। यानी धान और किसान के मुद्दे पर अब सदन के बाद बीजेपी सड़क पर उतरने का मन बना चुकी है। तो वहीं बीजेपी के ऐलान के बाद प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने विपक्ष पर वार किया है। मंत्री का कहना है कि आंदोलन का असली मकसद पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगाना है। साथ ही उन्होंने तंज कसा कि लोकतंत्र जिंदा हो रहा है तो शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि निराशा से उबरने की कोशिश है, आंदोलन के बहाने कार्यकर्ताओं को संगठित करने का प्रयास है। लगभग 2 साल विपक्ष के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में दिखी नहीं है और छत्तीसगढ़ के किसानों ने उनको विधानसभा के कोने में समेट दिया है। अच्छा है, लोकतंत्र में विपक्ष जिंदा हो जाए तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। सवाल ये, क्या बीजेपी सड़कों पर उतरकर मजबूत और एक्टिव विपक्ष होने का संदेश देने के लिए ही पसीना बहाने की तैयारी कर रही है? सवाल ये, हाल ही में नई प्रभारी और सह प्रभारी के निर्देशों के बाद बीजेपी को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और सवाल ये भी कि धान और किसान के मुद्दे पर सड़क पर विपक्ष आएगा तो क्या सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी? सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत बीजेपी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चला रही है। बीजेपी 15 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर सरकार को वादे की याद दिलाते हुए पोल खोल अभियान शुरू कर रही है। अभियान के पहले दिन बीजेपी बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। प्रमुख सचिव नगर विकास ने उक्त घटिया निर्माण के पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की तो क्या वो दोषी नहीं है? यानी कि प्रशासन का पूरा अमला नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। इन सबकी जिम्मेदारी तय करते हुए इन सबको उसमें आरोपित बनाया जाना चाहिए। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से श्रीचंद सुंदरानी जी, कांग्रेस की तरफ से अजय साहू जी और वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल श्रीचंद सुंदरानी जी आपसे। सुंदरानी जी, एक्टिव तो हुए हैं लेकिन सरकार कह रही है कि एक्टिव जरा देर से हुए हैं। सरकार विपक्ष को कह रही है गुड मॉर्निंग। देखिए, सरकार क्या कह रही, सरकार क्या करेगी आसिफ जी, इसकी बहुत चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक और विचारधारा वाला दल है और
हम नई सरकार कांग्रेस की प्रदेश में बनी थी, भारी भरकम बहुमत के साथ, जनता के विश्वास के साथ, जनता को बड़े बड़े वादों के साथ हम कुछ समय देना चाहते थे। हमने 2 साल का वक्त दिया। हम चाहते तो पहले महीने से हमारे पास मुद्दे थे, लेकिन हमें लगता था कि धीरे धीरे जो इन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। लेकिन लगातार जनता के साथ विश्वासघात, और लगता है इन्होंने जो टी.एस. सिंहदेव बाबा ने घोषणा पत्र बनाया था गाय की पूंछ पकड़कर, वो घोषणा पत्र भी अब इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया, क्योंकि इनके पास न साधन है, न पैसा है, न विकास के लिए पैसा है, न योजनाओं के लिए पैसा है। यहाँ तक कि केंद्रीय फंड जो आ रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फंड आया, वापस इसलिए करना पड़ा कि 40% राज्य की राशि होनी चाहिए। वादे की बात करें, आज बेरोजगारी की बात करें, 19 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार नौजवान है सरकार के पास आंकड़ा, और करीब करीब उतने ही नौजवान जो पंजीकृत नहीं है। रोजगार देने का वादा किया था इन्होंने, सरकारी नौकरियों में भर्ती का वादा किया था, पुलिस भर्ती में बात की थी, होमगार्ड की भर्ती की बात की थी, शिक्षा कर्मियों की, ठीक, यानी बहुत सारे मुद्दे आपके पास। सुंदरानी जी, मैं तो एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, ये जो आपने सरकार को काम करने का मौका दिया, आपने कहा कि हमने सोचा कि थोड़ा इनको काम करने देते हैं, तो ये जो वक्त की सब्सिडी आपने दी सरकार को, उसमें और डी पुरंदेश्वरी और नितिन जी के नए प्रभार संभालने के इसमें कोई इत्तेफाक है कि उनका संभालना टाइमिंग हुआ और इधर टाइमिंग में आपने सरकार पर सीधा हमला बोल दिया? देखिए, निश्चित रूप से नए हमारे संगठन प्रभारी और सह प्रभारी के रूप में बड़े सुलझे हुए और संघर्षशील लोग हमारे प्रभारी बने हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष का स्वरूप नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संघर्ष करते रही है, और संघर्ष हम लोगों के वर्किंग नहीं है, हम लोगों ने संघर्ष हमेशा किया। और अच्छा है, प्रभारी जी भी पूरा समय दे रही हैं, लगातार वो छत्तीसगढ़ की ओर ध्यान दे रही हैं। महीने भर के अंदर 2 बार वो आ गई है। सह प्रभारी जी हमारे बहुत अच्छे, दोनों की हमें जो मार्गदर्शन मिल रहा है उनके नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से एक नए आयाम गढ़ने जा रहे हैं। लेकिन हमारा कार्यकर्ता संघर्ष के लिए हमेशा तैयार है। मैं आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूं सर आपको उसके लिए। लौट रहा हूं आपके पास सुंदरानी जी। रायपुर में हम लोगों ने राजधानी में, सुंदरानी जी लौट रहा हूं मैं आपके पास, आता हूं सर, मैं आपके पास आता हूं। अजय जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले राम अवतार सर आपके पास आ रहा हूं। राम अवतार सर, ये जो सुंदरानी जी ने बात कही कि हम तो संघर्ष वाले लोग हैं, कम से कम छत्तीसगढ़ गठन के बाद से देखें तो सियासत में सिर्फ 5 साल के लिए ही अब तक छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से बीजेपी विपक्ष में आई है। तो या तो विपक्ष की भूमिका अभी ठीक से निभानी आई नहीं, आदत नहीं लगी है, या फिर थोड़ा देरी से जागे हैं, लेकिन जब जागे तब सवेरा। अब ऐलान किया जा रहा है कि रोज एक मुद्दे पर पोल खोली जाएगी, तो इसके साथ साथ एक जंगी प्रदर्शन किया जाएगा 13 जनवरी को और फिर 22 जनवरी को। देखिए, विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार के बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अब 2 साल इस सरकार को हो गए। 2 साल बाद अब केंद्रीय नेतृत्व लगातार कार्यक्रम दे रही है, कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए, और जो कार्यकर्ता रूठे हैं उनको मनाने के लिए नई नई नियुक्ति करी। तो एक तरह से भाजपा का जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, वो छत्तीसगढ़ की इकाई को सक्रिय और मजबूत करने के लिए एक जो उनका संगठन के कार्यक्रम चलते रहते हैं वो कार्यक्रम दे रहे हैं। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान और किसान एक बड़ा मुद्दा धीरे धीरे बनता जा रहा है, भूपेश बघेल का एक एजेंडा का एक प्रमुख रूप है कि गांव किसान की उसी ओर चला जाए। तो अभी एक तरह से भूपेश बघेल के बीच में उनके भाजपा उसमें जाते जा रही है, और उसमें एक तरह से बताने की कोशिश हो रही है कि हम भी किसान के शुभचिंतक हैं, हम भी किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम भी किसानों के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक बड़ा मतदाता छत्तीसगढ़ में किसान है, उस वर्ग को कहीं न कहीं जो पार्टी छुएगी, जो उनके लिए संघर्ष करेगी,
उसी पार्टी को सत्ता मिल सकती है। जी। तो भाजपा को अपने एजेंडे, अपनी रणनीतियों को इस तरह बनाने की कोशिश हो रही है कि ज्यादातर जनता जो है उसका एक, अभी धान खरीदी एक बड़ा मुद्दा है। धान खरीदी जो एक जरूरत है किसान का, उसके दौरान जो राज्य सरकार से चूक हो रही है या राज्य सरकार की से प्रशासनिक तौर पर लापरवाहियां हो रही है या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय नहीं होने के कारण कई चीजें जो है किसान को सफर करना पड़ रहा है। इस सफर को एक मुद्दा बनाकर कहीं न कहीं लोगों विपक्ष हमलावर होने की कोशिश कर रहा है और ये विपक्ष के लिए भी जरूरी है। अगर जनता विपक्ष को भूमिका देती है विपक्ष की, आरोप की राजनीति हो रही है। ठीक सर, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो उस भूमिका को निभाए। अजय जी आपके पास आ रहा हूं। अजय जी देखिए, मुद्दे तो कई हैं, फर्क इतना है कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और अगर मजबूत विपक्ष रहता है तो फिर सरकार के लिए भी ठीक रहता है। सकारात्मक चीजें अगर सामने आती रहें तो फिर सरकार चलाने में भी आसानी होती है, राज्य की तरक्की भी होती है। स्वागत करते हैं आप। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार काम कर रही है वो हर व्यक्ति को, हर छत्तीसगढ़ के निवासी को बोलने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार देती है। तो अगर उसके तहत ये अगर कोई कार्यक्रम, कोई इवेंट कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं उस इवेंट के नाम से, तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो धान और किसान के नाम पर हमेशा से किसानों का शोषण करने वाले जो लोग थे, आज वो उन्हीं के नाम का उपयोग करके अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम पहले राज्य हैं इस देश के जो किसानों को 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं। केंद्र सरकार के रोड़ा अटकाने के बाद, डॉक्टर रमन सिंह और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लाख रोड़े अटकाने के बाद बार बार प्रधानमंत्री कार्यालय को फोन किया जाता है डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा कि यहां पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इस कारण से एफसीआई से हमारे जो धान है उसका उठाव नहीं होता है। किस तरीके से छत्तीसगढ़ के किसान को परेशान किया जा सके, इस काम में ये लोग लगे रहते हैं। और इनकी जब सरकार थी लगातार 15 वर्षों तक, जो लोगों ने 50 लाख टन से अधिक धान ना खरीदा हो, वो 80 लाख टन और 83 लाख टन खरीदने वाले के ऊपर आरोप किस मुंह से लगा सकती है? आप अपनी राजनीति करिए, अच्छी बात है, लेकिन सरकार जो काम कर रही है उस पर इस प्रदेश की जो जनता है उसने 3 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार को सर्टिफिकेट दिया है और हमारी सरकार को जनता के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। आसिफ जी, हमको भारतीय जनता पार्टी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ठीक, सुंदरानी जी, चुनौती आपके लिए इसलिए है क्योंकि इतनी सारी सीटों में जब विधानसभा चुनाव हुए तो आप वाकई एक कोने में सिमट कर रह गए, और उसके बाद जैसे बस्तर में एक सीट ही आपके पास आई थी, दंतेवाड़ा, वो भी अब आपके पास नहीं है। इस बीच मरवाही, चित्रकोट कई चुनाव हो गए। क्या जो उपचुनाव हुए वो विपक्ष को नकारना और सरकार को स्वीकारने का संदेश है जनता का? सुंदरानी जी, आवाज पहुंची आप तक? देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हम निश्चित रूप से एक कोने में सिमट गए, हमारी सीटें 14 है। हम इस बात जी हाँ बोलिए सर, हाँ बोलिए जी। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूं सर, बोलिए। हेलो जी सुंदरानी जी, मैं सुन रहा हूं, बोलिए। निश्चित रूप से आसिफ जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हम एक कोने में सिमट गए, 14 सीटों पे हम रह गए। 2 उपचुनाव हुए, 3 उपचुनाव हुए, तीनों उपचुनाव हारे, इसमें भी कोई शंका नहीं। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ये भी एक संदेश नहीं था कि 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें हमने जीते? विधानसभा चुनाव के ठीक 6 महीने के अंदर ये परिणाम भी तो आए। जनता जनार्दन देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। कांग्रेस को 70 सीटों का आज बहुमत है, भारी बहुमत है, लेकिन जैसा टुकड़ा साफ होगा इनको कल्पना नहीं है। जनता के बीच में इनके संपर्क है नहीं, ये हवाई नेतागिरी कर रहे हैं। आज ठीक है, उपचुनाव कोई जीत जाना या नगर निगम के सत्ता में नियमों में परिवर्तन करके महापौर का सीधा चुनाव
आपकी आवाज कट रही है, सिग्नल में कुछ दिक्कत है। मैं सुंदरानी साहब लौट रहा हूं आपके पास। रामावतार तिवारी सर आपके पास आ रहा हूं। रामावतार तिवारी सर, बीजेपी जो पोल खोल अभियान चला रही है यह भी सोशल मीडिया पर चलेगा। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि आपको लगता है छत्तीसगढ़ में विपक्ष को या तो सदन में आवाज उठाई जाती है या सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए जाते हैं, जबकि अभी भी जो पारंपरिक सियासत है या ज्यादा जो प्रभावी सियासत है वो सड़कों पर ही आंदोलन की रही है? देखिए, लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कहकर अपनी बातों को पहुंचाने का उचित माध्यम है। अखबार है, टीवी चैनल है और सोशल मीडिया है। लोकतंत्र में यही स्थान है। इन स्थानों में कहीं न कहीं अपनी जगह बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि युवा वर्ग है वो सोशल मीडिया की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो एक सोशल मीडिया में के माध्यम से वो कहीं न कहीं अपनी बात को पहचानने की कोशिश हो रही है। ये अच्छी बात है। लोकतंत्र में अलग अलग तरीके से अपनी बातों को कहते हैं और भाजपा का जो सोशल मीडिया वो काफी मजबूत है। तो अपने सोशल मीडिया के तरीके से अपनी बातों को कहने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उसमें अपनी बातें कह सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं कि हर कोई कहे। इसी बहाने सरकार को भी एक आईना दिखेगा। विपक्ष अगर कोई बात कह रहा है, वो सब बात जो है वो राजनीति नहीं हो सकती, उसमें बहुत सारी बातें जो हो सकती यथार्थ के करीब भी हो सकती। तो एक आईना सरकार को देखने का उचित अवसर भी है। इस आंदोलन के जरिए उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी। अगर कहीं के वास्तविक में धान खरीदी के समय कई जगह अव्यवस्था है, प्रशासन स्तर पर, सोसाइटियों के स्तर पर, तो उनको और कई दिक्कतें हैं, जैसा बोरा का नहीं मिलना, एफसीआई में चावल का नहीं पहुंचना, तो दिक्कतें तो है। क्योंकि इतना बड़ा एक बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है, तो उसमें दिक्कतें तो रहेगी, दिक्कतें तो है भी। कई लोगों के अभी तक धान के नाम जो कट गए थे वो अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो परेशानियों के बीच तो किसान है। किसान इन राजनीति नेता लोग सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, परंतु किसान तो परेशान है। उस किसान को अपने झोली में डालने के लिए हर राजनीतिक दल लगा हुआ है। सत्तारूढ़ दल ये बोल रहा है कि हम देखिए धान खरीदी कर रहे हैं, इतनी सारी धान खरीदी कर दी है, विपरीत परिस्थितियों में धान खरीदी करिए। तो वही विपक्ष जो नाराज लोग हैं, जो छूट गए हैं, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है कि देखिए हम आपके साथ हैं, हम ही ने दबाव बनाया तो सरकार को फैसला लेना पड़ रहा है, सरकार अपनी दुरुस्ती कर रही है। तो कहीं न कहीं लोकतंत्र में ये चीजें होनी चाहिए, हो रही है, परंतु इसमें यह भी होनी चाहिए कि उन किसान को शुभचिंतक दिखने के अलावा शुभचिंतक होना भी चाहिए। दिखना ही नहीं, बनना भी चाहिए, साबित भी होना चाहिए। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। अजय जी आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, रही बात देखिए पोल खोल अभियान की, तो आज जो पहला दिन है बीजेपी के पोल खोल अभियान का, बेरोजगारी का मुद्दा वो उठा रहे हैं। और हाल ही में खुद गृह मंत्री का बयान था कि बढ़ती बेरोजगारी की वजह से शहरों में क्राइम बढ़ रहे हैं। यानी वो ये भी मान रहे हैं कि क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में, और साथ ही वो ये भी मान रहे हैं कि शहरों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके साथ साथ जो एक बहुत चुनौतीपूर्ण चीज है वो ये कि आपने इतने सारे वादे किए अपनी मैनिफेस्टो में, और उसको निभाने के लिए बजाय रेवेन्यू डेवलप करने के आप कर्ज पर कर्ज ले रहे हैं। 2 साल में 26,000 करोड़ के कर्जदार हो गए आप। देखिए आसिफ जी, कर्ज लेना और कर्ज लौटाना सरकार की एक सिस्टम जो है, उसकी एक प्रक्रिया है। उस पर राजनीति हो सकती है, लेकिन सच्चाई से वो बहुत दूर होता है। दूसरी तरफ हमारी सरकार ने जो किसानों के लिए किया है, जो छत्तीसगढ़ के गांव गरीब मजदूर किसान को प्राथमिकता में रखकर जो हमारी सरकार ने कार्य किए, वो मील का पत्थर साबित हो रहा है। आज 5 दिवसीय दौरे से माननीय मुख्यमंत्री लौटे हैं। उनको वहां के गांव के लोगों ने बताया कि किस तरीके से गोबर बेच करके किसी ने अपनी पत्नी के लिए गहने खरीदे हैं, तो किसी ने मोटरसाइकिल खरीदने का साहस जुटाया है। तो हम जहां पर गांव को समृद्ध करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे पहले 15 वर्षों 17 वर्षों में इस तरफ सोचने का भी काम नहीं हुआ है। हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है जो छत्तीसगढ़ को सही मायने में समृद्धि की ओर लेकर जा रहा है। पशुधन को बचाने के लिए गोधन न्याय योजना एक मील का पत्थर साबित हो रही है। आदिवासी क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो वहां पर निवास करने वाले लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। तो हम तो गांव गरीब मजदूर किसान को प्राथमिकता में लेकर काम कर रहे हैं। नहीं अजय जी, उसमें जब आप बात करते हैं आदिवासी की, तो फिर सवाल ये जरूर उठेगा कि आदिवासी
गरीब तक तो आपकी योजनाएं पहुंच रही हैं, लेकिन वो बेरोजगार जिसको आपने 2,500 रुपए भत्ता देने की बात कही थी, और वो युवा जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उसके पास जब बीजेपी का संदेश जाएगा, जो पहले से अपने 2,500 रुपए के इंतजार में है, तो फिर वो संदेश उसके मन में कितनी गहरी चोट करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। उस पर सरकार को जरा सा ध्यान देना पड़ेगा। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। अजय जी बहुत धन्यवाद आपका, रामावतार तिवारी जी आपका भी, और सुनानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।